हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, क्योंकि आज की वीडियोस कुछ अलग होने वाले हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूं। अब देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके 1 बाय 1 आपका MS पावर पॉइंट तक की वीडियोस कंप्लीट है। तो आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। मतलब कंप्यूटर्स, ओवरऑल कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, अलग अलग चीज़ों से लेकर उन्हीं टर्म्स को मैं डिस्कस करूंगा। और उसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ ग्राफिक इमेजेस होंगे और कुछ वीडियोस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, टर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके वीडियोज़ में डालूँगा, क्योंकि कंप्यूटर अगर हम सीख रहे हैं तो कंप्यूटर में यूज़ होने वाले ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि जैसे ही सुने तुरंत हमको याद होना चाहिए। बहुत सारे जगहों में होता है कि ये टर्म्स हम लोग नहीं बता पाते, जैसे एग्जांपल के तौर पर बग्स है, बाइट है ना, अलाइनमेंट है, तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो चाहे अब देखिए, कंप्यूटर सीखने का मतलब ही यही होता है कि हमें कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है या एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना है, क्योंकि एकदम से तो कोई एक्सपर्ट बनेगा नहीं। तो इस वजह से तो आप लोग ध्यान से देखें। तो दोस्तों, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में सभी को वेलकम है। अब इसमें हम बताने वाले हैं अलग अलग पॉइंट है, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट सेट किए हैं, उसी के बारे में हम बताएंगे। अब उसको बताने से पहले ये भी बता दें, देखिए टर्म्स को सुनने से पहले, मतलब टर्म्स में जब भी कोई टर्म्स का नाम आ जाता है सामने, तो उसको सबसे पहले कंप्यूटर फील्ड से रिलेट करना है, चाहे एग्जाम्पल जैसा भी हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक्सेस टाइम। अब देखिए, एक्सेस टाइम का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी काम करते हैं या कंप्यूटर को यूज़र द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग एक्सेस टाइम बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या एग्जांपल हो सकता है? सबसे पहले जैसे कंप्यूटर को आपने स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, अब कंप्यूटर ओपन होने में जो टाइम लगता है वो उसका एक्सेस टाइम है, ठीक है। फिर एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कोई फाइल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट जैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ टाइमिंग शो करता है। तो वो आपके जल्दी चाहने से या लेट होने से वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम को जो टाइम लेना होता है वो टाइम वो लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस टाइम कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग पागल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने कंप्यूटर में प्रिंट दिया, प्रिंटर से प्रिंट निकलना है, तो कभी कभी उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि जैसे आपने दिया तुरंत प्रिंट निकल गया, लेकिन कभी कभी कुछ लेट भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सेस टाइम मुझे लगता है आप समझ गए होंगे एक्सेस टाइम का मतलब, क्योंकि सिस्टम द्वारा किया गया, यूज़र द्वारा दिया गया जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जो सिस्टम करता है, सिस्टम अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर करता है, उसी को एक्सेस टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है अलाइनमेंट। अब देखिए, अलाइनमेंट कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि MS वर्ड जब हमने बताया था, MS वर्ड में जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट पेज की जो वर्किंग एरिया है उसमें जब भी हम लोग काम करते हैं, तो उसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं, उसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट मतलब अगर एग्जांपल की तरीके से बोले, कोई भी चीज़ें जो कि घुमावदार प्रोसेस है, और उसका अलाइनमेंट मतलब एकदम सीधा प्रोसेस करना, ठीक है। अलाइनमेंट का ये मतलब होता है। अब जैसे एग्जांपल मैं कई सारे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग में वाईफाई लगा है, वाईफाई एंटेना लगा है, ठीक है। अब वाईफाई एंटेना को एक सही दिशा में सेट करके टाइट कर दिया जाता है, जस्ट लाइक जैसे वीडियोकॉन D2H है, या आपका डिश TV का जो एंटेना होता है, जब भी कोई लगता है तो देखिएगा जो ऑपरेटर आते हैं वो एक दिशा में सेट करके उसको टाइट कर देते हैं, तो उसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। अब आप सोच लीजिए, एंटेना ज़रा सी थोड़ा सा घूमेगा तो कनेक्शन डाइवर्ट होंगे, सही से आएंगे नहीं, है ना। लेकिन हमारे मोबाइल के साथ ऐसा कोई अलाइनमेंट का चक्कर नहीं है। मोबाइल चाहे आप कहीं भी लेके चलाइए, सभी लोग जानते हैं। तो अलाइनमेंट, सबसे पहले अलाइनमेंट कंप्यूटर फील्ड के स्टूडेंट के सामने जब भी अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको बताना है कि अलाइनमेंट मतलब कोई एक फिक्स वे में हमने अपने चीज़ को सेट करना। अब वो डेटा भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो सकता है, या कोई नेटवर्किंग पार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं इसी के साथ साथ इन टर्म्स से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स मैंने जुगाड़ किया नेट से निकाले हुए, वो पिक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर से भी कभी कभी चीज़ें याद रहता है, या फिर एग्जाम्पल से भी चीज़ें कभी कभी याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में
जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में सेट करना और उसको अलग अलग ट्रांजैक्शन के साथ सेट करके उसको कंप्लीट एक पार्ट बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, जैसे मूवीज़ में या बहुत किसी म्यूज़िक वीडियोस में देखा होगा कि आसमान में जो बादल है बहुत स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना। या कभी कभी किसी समुंदर किनारे सूरज का उगना और अस्त जाना, ये दोनों बहुत फास्ट दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पे आपको पता है कि वीडियो कैमरा कंटिन्यू लगा रहता है और उस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं, आप पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए, आप सीधा आप यही बताइए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की हर एक एंगल को अलग अलग डिफरेंट शेप में सेट करना और उसको एक कंप्लीट एक ट्रांजेक्शन में सेट कर देना, उसी को एनिमेशन बोलते हैं। अब एनिमेशन का बहुत सारे आजकल की जो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है ना। ये आपने देखा ही होगा, क्योंकि जैसे एक टाइम था टॉम जेरी का जो भी एनिमेशन क्वालिटी था, वही चीज़ आज के टाइम जंगल बुक में आप देख सकते हैं, पूरा एकदम रियल। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है दोस्तों अचीव। अब अचीव का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा के फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई फिजिकल चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत तो है लेकिन हमेशा हमें अपने सामने नहीं चाहिए, ठीक है। अब घर में जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे यूजेबल चीज़ होते हैं जो कि हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। जैसे मेहमान जब बहुत सारे आते हैं तो बड़े बड़े देग, बड़े बड़े प्लेट्स वगैरह निकाले जाते हैं और बाकी टाइम उसको या तो अलमारी में या तो बहुत बड़े स्टोर रूम रहता है वहाँ पे रखा जाता है। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस मोड में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे आम आदमी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशन बनते हैं। अब वहाँ पे लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के जो फॉर्म एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं वो वहाँ पे सबमिट होता है, लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो सारे एप्लीकेशन क्या फेंक देते नहीं, उसको फाइल में करके उनके एक बहुत बड़ा कमरा रहता है वहाँ पे रखते हैं। आप चाहे तो नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं, या कभी भी मौका मिले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आप देख सकते हैं फाइलों की ढेर लगा हुआ है। स्कूलों में भी होते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो लोग कुछ टाइम पीरियड बाद उसको फिर कबाड़ वाले को दे देते हैं। तो उसी तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी फाइल होते हैं उसको हम लोग कम्प्लीटली डिलीट नहीं करते, बस अपने सामने से थोड़ा हटा के रखते हैं। मतलब एक जगह जैसे स्टोर है, जब चाहिए वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी को अचीव बोलते हैं, ठीक है। अब अचीव हमारे व्हाट्सएप में भी है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, जितने भी सोशल मीडिया है सब में है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप में जो अचीव होता है क्या है, जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट है उसको आप डिलीट भी नहीं करना चाह रहे, उसके चैट्स भी सब कुछ रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप सामने से हटा देना चाह रहे हैं। अब उसको दबा के रखें और उसमें आप देख सकते हैं उसका दूसरा एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको क्लिक करने से वो अचीव फोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसका एक वीडियो डाल के दिखा देने की, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अचीव हमें आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से फेसबुक में भी है। फेसबुक के लिए एक ज़बरदस्त एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2010 में आपने फेसबुक आईडी क्रिएट किया था, अभी 2020 चल रहा है। अब इतनी 10 सालों में आपने कितने सारे फ़ोटो टैग किए हैं, टैग हुए हैं, फ़ोटो अपलोड किए हैं, स्टेटस लिखे हैं, बहुत सारे कंटेंट लिखे हैं। तो इतने सारे चीज़ें फेसबुक डिलीट नहीं करता है, उसको अचीव फोल्डर में डाल देता है। तो इसको आपको अगर देखना है तो आप कैसे चेक करेंगे, जैसे आपने फेसबुक का पेज ओपन किया, पेज को स्क्रॉल करते रहिए और जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो देखिएगा लोडिंग डेटा करके ऑप्शन आता है, मतलब ओल्ड फाइल दिखाएगा। तो देखते देखते आप कंटिन्यू देखते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो पहले का चीज़ है, जो मतलब जो ओल्ड चीज़ें हैं, वो चीज़ धीरे धीरे लोड होके आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो अचीव फोल्डर से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है ASCII फाइल, ASCII। अब ASCII का एक फुल फॉर्म है जो कि नीचे लिखा हुआ होगा, देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली किसी से पूछूंगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल में मैंने पूछा था। हालांकि इस वीडियो में कौन बता पाएगा, लेकिन कोई बता पाए तो कमेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूछने का मतलब यही होता है कि आपका इंटरव्यू हो या किसी भी जगह पे अगर आपसे पूछा जाता है तो फट से बताने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। तो ASCII कोड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा कोड डिज़ाइन किया गया जो कि आपको एक अलग
तरीके से उसको कीज़ को प्रेस करने से आपका दूसरे फॉर्मेट की चीज़ें आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ पिक्चर्स लगा दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कोड है जिसको अल्ट बटन के साथ कुछ नंबर्स हैं, उसको क्लिक करने से अलग अलग ऑब्जेक्ट आ जाता है, अलग अलग जस्ट लाइक आपका बुलेट जैसे होते हैं उस टाइप का। तो ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड ज़्यादा कोड चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उसको पोस्ट कर देंगे उसी फॉर्म में। नेक्स्ट हम बताते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का देखिए दोस्तों, हम पिक्चर्स लगा रहे हैं, एट्रीब्यूट देख के आप समझ सकते हैं जब भी कोई कंप्लीट प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जुड़ने वाले जितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसी को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए गए, तो वहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होता है, वो सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं और सारे एट्रीब्यूट जब आप कंप्लीट कर लोगे तभी आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। उसी तरीके एग्ज़ाम का हो सकता है, उसी तरीके से कोई एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो उसका भी अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। हमने पिक्चर्स दिखाए हैं, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को आपको इसी तरीके से बताना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान तो दोस्तों एट्रीब्यूट्स किसी भी शेप में हो सकते हैं और ग्राफिकल तौर पर यूज़ इसीलिए होता है कि जहाँ पे हमको रिकॉग्नाइज करना होता है और बहुत सारी चीज़ें समझना होता है पार्ट वाइज, उसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर मैंने इसीलिए दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है बैकअप। अब बैकअप का मतलब सभी लोग समझते हैं, कुछ लोग बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर स्टूडेंट होने के नाते बैकअप अगर आपने सुना है या बोला है उसको प्रॉपर तरीके से बोलना पड़ेगा अगर बैकअप के बारे में पूछा जाए। सबसे पहली बात, जब भी हम लोग कोई भी पार्टिकुलर वर्क करते हैं उस वर्क की इम्पोर्टेंस यही होता है कि उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए भी उसका एक पार्ट बना के रखा जाए। जस्ट लाइक आप इनकम कर रहे हैं तो आपको साथ साथ सेविंग करना ज़रूरी है, मतलब कभी भी कोई अर्जेंट आ जाए काम तो वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा हो। उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में जब भी आप कोई काम करते हो, आपने कोई डेटा डिज़ाइन किया, उस डेटा की इम्पोर्टेंस यही होगा कि उस डेटा की एक कॉपी बना के उसको एक दूसरी जगह सेव करके रखा जाए। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आपका डेटा लॉस होता है या डेटा चला जाता है तो आपका डेटा लॉस ना हो, तो उसी चीज़ को बैकअप बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफोन में गैलरी में आपके तमाम इंफॉर्मेशन, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह होता है। अब कभी कभी होता है फ़ोन खो गया या फ़ोन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे आपके सारे फ़ोटोज़ सब कुछ डिलीट हो गया, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने फ़ोन में जो प्ले स्टोर की आईडी है, गूगल का आईडी है, ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी में गूगल का ड्राइव भी होता है, गूगल ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं। अब गूगल ड्राइव को आप अगर अपने फ़ोन पे गैलरी के साथ लिंकअप करा दे रहे हैं तो आपके सारे चीज़ें ड्राइव में सेव रहेगा, मतलब आपके मोबाइल पे भी है, ड्राइव पे भी है। तो इसी में फ़ायदा क्या है कि अगर फ़ोन से डिलीट हो जाता है तो गूगल ड्राइव पे जाके दोबारा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ और है, हर इंसान के लिए जो फर्स्ट टाइम ईमेल आईडी क्रिएट करता है तो वहाँ पे गूगल अपने कंपनी की तरफ से हर पर्सन के लिए 15 GB फ्री स्पेस देता है जहाँ पे आप डेटा सेव कर सकते हो। अब आप सोचो 15 GB आपको फ्री में मिल रहा है तो 15 GB में आप बहुत कुछ रख सकते हो, और 15 GB से ज़्यादा डेटा होगा तो गूगल थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करता है जो कि मंथली और ईयरली होता है। ठीक है दोस्तों, तो बैकअप का मतलब आप समझ गए होंगे। बैकअप हमारे कंप्यूटर की दुनिया के लिए यही होता है कि फाइल को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए सेव रखना, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में दोबारा प्राप्त किया जा सके। और इसी तरीके से दुनिया में हर काम में भी एक बैकअप सिस्टम बनाने के लिए बोला जाता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी, चाहे आप जॉब कर रहे हो तब भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तब भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है बारकोड। बारकोड एक ऐसा कोड है जो कि किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी एक प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादातर होगा उस चीज़ के ऑथेंटिकेशन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई भी ब्रांडेड कंपनी, जैसे मान लीजिए निविया या लैक्मी का कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो लैक्मी तो कोई भी लिख के डायरेक्टली प्रिंटिंग वगैरह करके आपको दे सकता है, लेकिन उसी प्रोडक्ट के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होता है वहाँ पे कुछ ऐसे ऑथेंटिकेट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा जो कि सिर्फ कंपनी कर सकता है और कोई उसका नकल कर नहीं सकता। तो वहाँ पे बारकोड किसी भी चीज़ को जेन्युइन है और ऑथेंटिकेशन को शो करता है। तो बारकोड का बहुत सारे पिक्चर्स आप देख चुके होंगे, मैं पिक्चर्स लगा दे रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं, जो कि लाइनिंग के फॉर्मेट में होता है और बारकोड से चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा
कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर लेते हैं तो उसको बाद में जब बिलिंग होती है तो बार कोड को स्कैन करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसी कोड में उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स है ना। अब ये चीज़ इंसानों के साथ भी हो जाएगा, जैसे हो गया है, जैसे आधार कार्ड है, हर आधार कार्ड में हर इंसान का एक QR कोड होता है। आधार कार्ड में आपने एक कोड देखा होगा, तो उस कोड को स्कैन करते हुए उस बंदे का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम वगैरह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है बफर और बग। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बाद में वीडियोस को कंप्लीट करूंगा। बफर का मतलब होता है, बफर नाम YouTube के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और साथ ही और भी बहुत सारे किसी भी टेक्निकल प्रोसेस जब होता है, अगर वो कम्प्लीटली एक वे में हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच बीच में रुकावटें आ रही है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको बफर बोलते हैं। जैसे इंटरनेट की जो स्पीड है वो बफरिंग में चलता है, ठीक है, क्योंकि कभी 10 Mbps, कभी 8, कभी 5, कभी 11, तो कंटिन्यू ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन बफर अगर बहुत हाई स्पीड में बफरिंग चल रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेट कभी स्लो हुआ है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर जैसे 1 से 20 Mbps के अंदर बफरिंग चल रहा है, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये आप देख सकते हो कि 5 Mbps से नीचे तो कभी आ ही नहीं रहा है, 5 Mbps के नीचे कभी नहीं आ रहा है, 5 Mbps के ऊपर और 15-18 Mbps के नीचे, बीच में अप डाउन कर। बफरिंग जो है बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू नहीं करता, लेकिन बहुत स्लो कनेक्टिविटी अगर होगा, जैसे 2G है, 3G में भी कभी कभी होता है, तो वहाँ पे डेटा जितना लोड होगी, मतलब बफरिंग का मतलब ही होता है कि उतनी देर में वो डेटा को लोड करता है, फिर आगे प्ले करता है, ठीक है। और वही चीज़ अगर बहुत स्पीड में होगा तो बफर होने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे आज के टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट है, 4G कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे बफरिंग का प्रोसेस आता ही नहीं है, ठीक है। मतलब यूट्यूब में कोई भी वीडियो प्ले जब होता है तो जितनी देर में प्ले हो रहा है उससे 10 गुना स्पीड में वीडियो लोड हो जाता है, इसी वजह से वीडियो कभी रुकते नहीं है और डाउनलोडिंग भी नहीं रुकते। तो बफर का मतलब ही होता है कि बिना रुकावटें, मतलब बीच में रुक के लोडिंग जो चलता है उसी को बफरिंग बोलते हैं। अब ये किसी चीज़ में होता है, किसी चीज़ में नहीं होता है। नेटवर्किंग की अगर बात करें तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी में बफरिंग कभी नहीं होता है, स्लो कनेक्टिविटी में होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट का नाम है बग्स। बग्स मतलब होता है कीड़ा। अब कंप्यूटर में तो कोई कीड़ा आके छोड़ के नहीं जाता, कंप्यूटर में जो बग्स होते हैं, मतलब बग्स एक ऐसा होता है कि जिसको हम एरर बोल सकते हैं, ERROR, है ना, एरर। अब एरर को कैसे समझाया जाए, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन है, आपका प्रिंटर भी ऑन है, आपने प्रिंट दिया, प्रिंट नहीं निकला, करीब 5 मिनट 10 मिनट हो गया, आप प्रिंटर ऑफ करके कंप्यूटर ऑफ करके देख रहे हैं, मतलब चेक करके देख रहे हैं, कभी कहीं से कुछ नहीं, ऑटोमेटिक कुछ देर बाद फिर ठीक हो जाना। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कुछ आवाज़ आना साउंड से, ठीक है। ऐसे तमाम बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा किसी भी वेबसाइट में आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कंप्लीट भर लिया आपने, जैसे ही सबमिट बटन दबा रहे हैं और सर्वर एरर लिख के आ जा रहा है, वो कुछ टेक्निकल एरर भी होता है। अब वहाँ पे एरर टेक्निकल भी हो सकता है, वेबसाइट के डेटा सर्वर पे भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से भी हो सकता है। ट्रैफिक का मतलब एक पार्टिकुलर वेबसाइट पे जितने ज़्यादा यूज़र को अलाउ किया गया उससे ज़्यादा यूज़र जब हो जाता है तब वो उसको ट्रैफिक कहा जाता है। जस्ट लाइक एक रोड बना हुआ है, उस रोड में उस रोड की एक लिमिट होता है कि इस रोड में इतने गाड़ी जा सकते हैं तो जाम नहीं लगेगा, लेकिन अगर हद से ज़्यादा पब्लिक हो जाए तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम तो हो ही जाता है, ये आपने देखा ही होगा। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के साथ भी है। तो कंप्यूटर में जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, उसको जो एरर होते हैं, तो उसमें कुछ समथिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो बग्स से होता है, ठीक है। और बग्स का जो प्रॉब्लम है, बग्स के प्रॉब्लम जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि आपको कुछ देर परेशान तो कर देगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर स्लो हो जाना, फिर कभी कभी अच्छा चलना, फिर कभी कभी स्लो हो जाना, क्योंकि कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर ख़राब होते हैं या कोई भी परेशानी होती है, यूज़र ज़्यादातर देखिएगा कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर ओपन तो हो जाता है, ओपन होने के बाद कुछ देर अच्छा चलता है, फिर अचानक स्लो हो जाता है, फिर और कुछ नहीं करता है, फिर कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन अचानक स्लो हो जाता है। या मेरे कंप्यूटर ओपन तो बहुत जल्दी होता है, शट डाउन बहुत धीमे होता है, बहुत ही ज़्यादा धीमे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, बग्स भी हो सकता है, टेम्पररी फाइल ज़्यादा हो गया इस वजह से भी हो सकता है, या कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बग्स के बारे में आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया। बाकी जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी बता दें। वीडियोस अगर
आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियोस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो और ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, कंप्यूटर लिटरेचर एंड कंप्यूटर कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की अलग अलग पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।